हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बेटर ब्रेन इंस्टीट्यूट में। मैं सोनिया आज आपको क्लास 7th की ज्योग्राफी NCERT बुक का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगी। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने दोबारा स्कूल जाना स्टार्ट किया तो उसने क्या देखा कि उनके स्कूल के पास में जो प्लेग्राउंड था वह है वहाँ खुदाई हो रही थी। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने कहा कि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी काफ़ी फ्लैट्स के साथ। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट The big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. तो रवि को बहुत सोच कर रोना आया जब उसने महसूस किया कि अब यहाँ पर कोई प्लेग्राउंड नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई सॉफ्ट ग्रास नहीं रहेगी, मैरीगोल्ड फूल नहीं दिखाई देंगे, बटरफ्लाइज नहीं दिखाई देगी। अब ये तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। He shared his feelings with his classmates. तो उसने अपनी जो फीलिंग्स थी वो क्लासमेट्स के साथ शेयर की। In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. अब असेंबली में जो प्रिंसिपल थे वो भी दुखी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि देखो कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो लगातार बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो क्लास में रवि ने पूछा कि हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। तो टीचर ने कहा कि जो कुछ भी तुम तुम्हारे चारों तरफ देख रहे हो वो एनवायरनमेंट कहलाता है। Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open fields, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो रवि ने सोचा कि इसका मतलब तो जो स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम्स में मुझे जो दिखाई दे रही है, इवन दैट ओपन फील्ड, यहाँ तक कि जो खुला मैदान है, ये सड़कें, ये कचरा, इवन माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आर एनवायरमेंट। तो हम सब जो है कि क्या है, एनवायरमेंट का हिस्सा है। यस सेड द टीचर। तो टीचर ने कहा कि हाँ बट वेट, लेकिन सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। तो टीचर ने कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। पहाड़, नदियाँ, इनको कोई इंसान थोड़ी बनाता है, इन्हें प्रकृति ने बनाया है। अदर्स आर मेड बाय पीपल, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें कि इंसान बनाता है, जैसे कि रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स। तो फिर बच्चों ने पूछा कि वाई इज आर एनवायरनमेंट चेंजिंग। तो बच्चों ने पूछा कि तो फिर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लगातार चेंज क्यों हो रहा है। तो टीचर ने बोला कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स, कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं इनके कारण हम इसको है जो बदलते जा रहे हैं। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब जो इंसान की ज़रूरतें हैं वो क्या है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड ऑल टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आर नेचुरल सराउंडिंग्स। तो इस वजह से जो हम हमारे जो चारों तरफ है, हमारी जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, जो प्राकृतिक संरचना है हमारी तरफ, हमारे चारों तरफ, हम उसको क्या कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों के कारण बदल रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और यहाँ तक कि डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। जैसे कि हमें घर बनाना है तो हम पेड़ पौधों को उखाड़ के प्लेन फ्लैट जमीन बना देते हैं और फिर वहाँ पर अपने बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो हम उसे डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। अब यहाँ ऊपर ये बताया हुआ है, एक डायग्राम बताया हुआ है जिसमें बताया है कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस किस को इंक्लूड किया जाता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल हो गया, ये ह्यूमन हो गया, और ये ह्यूमन मेड हो गया। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, अब ह्यूमंस के अंदर हम सब है, जो इंसान, प्रकृति, ये जो इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ें, हम सब प्रकृति का ही हिस्सा है, हम सब इस एनवायरनमेंट के अंदर ही गिना जाता है। ऐसा नहीं होता है कि इंसान अलग है, हम भी उस एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। अब ये नेचुरल है जिसके अंदर ये पहाड़ आ गए, लैंड आ गई, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स आ गई, ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स आ गई, ब्रिजेस, पार्क्स, रोड्स, जितनी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं। From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. तो ऊपर वाली डायग्राम में हमने देखा कि जो लोग हैं, जगह हैं, चीज़ें हैं, ये प्रकृति हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं हूँ, अगर मुझे अपने चारों तरफ जितने भी ये लोग, ये प्रकृति द्वारा निर्मित चीज़ें, पेड़,
आसमान, ये टेबल, ये कंप्यूटर, ये जितनी चीजें दिखाई दे रही है मुझे, ये सब मुझे मिलाकर एनवायरमेंट ही है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, कि जो एनवायरमेंट है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड चीजों से मिलकर बना हुआ है। while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth। अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये भी दो तरीके की चीजों से मिलकर बना है, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक क्या होता है? बायोटिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने जीवित जीव जंतु होते हैं, इंसान होते हैं, वो बायोटिक में गिने जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। अब बायोटिक में आ गया नॉन लिविंग, मैन मेड आ गया, या नेचर नेचुरल की बात हो रही है तो यहाँ पे आ गए नॉन लिविंग के अंदर लैंड आ गए, माउंटेन्स आ गए। तो नेचुरल एनवायरनमेंट भी दो तरीके की चीजों से मिलकर बना है, बायोटिक और एबायोटिक। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। अब जो ह्यूमन मानव निर्मित पर्यावरण है उसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है? उसके अंदर मानव से निर्मित जो गतिविधियां होती है, जो उसके द्वारा निर्मित होती है, और जो इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, जो आपस में मिलकर ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो सब ह्यूमन एनवायरनमेंट में गिना जाता है। अब यहाँ बताया हुआ है, वर्ड ओरिजिन में बताया कि एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायरनर और एनवायरनन मीनिंग नेबरहुड, कि जो एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रेंच एनवायरनर शब्द से आया हुआ है, और एनवायरनर मीन्स क्या होता है? नेबरहुड, हमारे चारों तरफ का, हमारे पास का। नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइजेज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ गया? पृथ्वी आ गई, पानी आ गया, वायु आ गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ गया। तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बना रहे हैं। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class। तभी बता रहे, अभी तक हमने लिथोस्फीयर वगैरह इन सब के बारे में पढ़ा होगा पुरानी क्लासेस में, पिछली क्लास में। Let us learn some more facts about these domains। तो अब इन सब के बारे में कुछ यहाँ बताया हुआ है। तो लिथोस्फीयर, इसे रिकॉल करते हैं फटाफट। तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर क्या होती है? जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, जो सॉलिड होती है, जो ठोस सतह है, उसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो ये किससे मिलकर बनी है? ये चट्टान से, यहाँ मिनरल से, खनिज पदार्थों से, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और जो मिट्टी है उसकी एक पतली परत से जो मिलकर एक लेयर बनी हुई होती है, जो हार्ड टॉप लेयर है, वो लिथोस्फीयर के नाम से जानी जाती है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valley, etc। अब ये जो है कोई समतल तो है नहीं, इरेगुलर सरफेस है, कहीं ऊपर है, कहीं नीची है। तो यहाँ कई तरीके के लैंडफॉर्म से मिलकर बनी हुई है ना ये लिथोस्फीयर। पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, प्लेन्स है, वैलीज है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो जो लैंडफॉर्म्स हैं वो सब तरफ पाए जाते हैं, द्वीप में, महाद्वीप में, सब जगह जो पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements। तो लिथोस्फीयर को किस तरीके से बताएंगे हम, किस तरीके से परिभाषित करेंगे कि लिथोस्फीयर एक ऐसा क्षेत्र है, डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र, that provides forest, जो कि हमें देता है जंगल, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी चराने के लिए चरागाह, घास के मैदान, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए भूमि, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब लैंड देता है हमें खेती के लिए और मनुष्य की बसावट के लिए। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब यहाँ पर हमें खनिजों का एक जो खजाना भी तो है हमारी लिथोस्फीयर, जो अब ये एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है एटमॉस्फेयर हो गया, ये जो आसमान में, ये जो हमारा वायु पर्यावरण हो गया, हाइड्रोस्फीयर, ये जो जल पर्यावरण हो गया, बायोस्फीयर हो गया, और ये लिथोस्फीयर हो गया, जो कि जमीन वगैरह हमारी सॉलिड सरफेस हो गई अर्थ की। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब जो हाइड्रोस्फीयर है वो उसका क्षेत्र कहाँ, डोमेन ऑफ वाटर, पानी का क्षेत्र
जो कहलाता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज। अब जो पानी का क्षेत्र है वो हमारी कई तरीके के अलग अलग तरीके के वाटर सोर्सेज को गिनाता है ना, जैसे कि नदी हो गई, झीलें हो गई, समुद्र हो गए। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जल तो सभी जीवित जो प्राणी है उनके लिए बहुत ही जरूरी है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायु की एक पतली परत बनी हुई है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब आप जानते ही हो कि जो पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसकी वजह से जो अर्थ ने हमारी ने वायु की पतली परत को पकड़ा हुआ है, इससे ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है रुका हुआ है, ये बनाती है हमारे एटमॉस्फेयर को। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। अब जो एटमॉस्फेयर है इसका क्या फायदा है, ये हमें सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें हैं और जो बहुत तेज गर्मी है, स्कॉर्चिंग हीट का मतलब हो गया एक्सट्रीमली हॉट, सन से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी से हमें बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर क्या है, काफी तरीके की गैसें, धूल और वाष्प के कण हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो अगर हमारे जो एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो हमारे है जो मौसम में हमारा जो क्लाइमेट है, वातावरण, इसके अंदर भी तापमान है पृथ्वी का, इस मौसम के अंदर, इनके सबके अंदर है जो चेंज आ जाता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब एक और हमने तीन के अलावा पढ़ा था जो था बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है कि जो पौधे हैं और जो जानवर हैं उन वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, एक दूसरे पर इनकी निर्भरता। वो बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, एक तरीके से जो ये जो हमारी दुनिया है इसमें हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसे बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब बायोस्फीयर की पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी जब पृथ्वी के ऊपर जब पानी है, भूमि है और ये वायु है, जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिलकर ही जो जीवन को जीने योग्य बनाते हैं, ये बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब बताया हुआ है व्हाट इज इकोसिस्टम। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse explained what a heavy downpour. अब यहाँ बताया है कि जो जब रवि है ना एक एनसीसी कैंप अटेंड कर रहा था, तो जैसे ने पूछा कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है, हैवी डाउनपोर का मीन्स हो गया मूसलाधार वर्षा। कि हैवी डाउनपोर क्या है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, कि ये मुझे मेरे घर केरला की याद दिलाता है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। तो वो बता रही है कि किस तरीके से जो बारिश ही होती रहती है, तो इस वजह से वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बड़े बड़े है ना जो हरियाली से जमीन पर हरियाली हरियाली दिखाई देती है, और कोकोनट प्लांटेशन के लिए बहुत ही अच्छी होता है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। अब जो हीरा है वो जैसलमेर से थी, उसने कहा वी गेट नो रेन्स, हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी। अब कहे कि हमारी तो आंखें जितनी दूर तक देखती है ना, हमें कीकर और रेत ही रेत दिखाई देती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सैड रवि। तो रवि बोला कि लेकिन तुम्हें कैमल्स भी तो दिखाई देते हैं। अब यहाँ एक इकोसिस्टम की डेफिनेशन बताई हुई है, इसके बारे में बताया हुआ है कि इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। से इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनाइज्म, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं और एक दूसरे के साथ फिजिकल और भौतिक और रासायनिक जो चीजें हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होकर किस तरीके से ये इसे जीने लायक बनाती हैं, और एक दूसरे को अपनी एनर्जी और चीजों को ट्रांसफर करती हैं, ये हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। मतलब कि कैसे है ना जो इंसान प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करता है, इन सब से मिलकर ही हमारा जो इकोसिस्टम बनता है।
हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, कि सिर्फ ऊंट ही नहीं, जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे ना तो वहां तुम्हें स्नेक्स, लिजर्ड्स और काफी छोटे कीड़े मकोड़े भी दिखाई देंगे. रवि wondered why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place. कि जो रवि बोलता है कि क्यों है जो है ना, जैसे ही हम जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ के जानवर, वहाँ का जो खेती करने का तरीका है और वहाँ के जो लोगों के रहने का तरीका है वो क्यों बदल जाता है. दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, कि क्या वो आपस में एक दूसरे से उनका कोई संबंध है. ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. तो टीचर ने कहा कि हाँ ऐसा तो होता ही है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, जो इंसान है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो हमारे आसपास के चारों तरफ के वातावरण पर उनका जो व्यवहार है, जो तौर तरीका है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर भी जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. तो इस तरीके से जो एक रिलेशन बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, जैसे कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पीपल हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, और इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी और आसपास की सराउंडिंग से भी जो कनेक्ट करते हैं वो एक इकोसिस्टम बनाता है, जिससे एक पारिस्थितिकीय तंत्र बनता है. इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकीय तंत्र. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लॉज, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशंस एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड. तो अब जो इकोसिस्टम होता है वो सब जगह का अलग अलग होता है. ग्रासलैंड में अलग मिलेगा, डेजर्ट में अपना अलग मिलेगा, और जहाँ पर भारी बारिश होती है वहाँ अपना अलग देखने को मिलेगा. अब आपने देखा होगा ना, जैसे कि अगर आप डेजर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर जो जानवर है, जो ऊंट है, वो बहुत कम पानी के बिना भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि जो डेजर्ट में है वो बारिश ही कम होती है, तो वहाँ पर जो जीव जंतु भी उसी तरीके से उसी माहौल में ढले हुए होते हैं. Human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. तो अब जो इंसान ने क्या किया है, जो पर्यावरण के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है तो वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो पर्यावरण के अंदर चेंज भी ला देता है. अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग. जो पहले के लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने आसपास जो प्राकृतिक बनावट होती थी, जो क्लाइमेट होता था, वहाँ का वेदर होता था, उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते थे, मतलब उस अनुसार ढल जाते थे. दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. वो जो क्या है, एक सिंपल लाइफ को जीना पसंद करते थे और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी, उनकी जो ज़रूरतें होती थी, उनके आसपास जैसी चीज़ें, जितनी चीज़ें वो उस हिसाब से अपनी पूरी कर लेते थे. विद टाइम ही ग्रू एंड बिकेम मोर वेराइड. अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट. तो इंसान ने जो पर्यावरण तो जो इंसान ने है पर्यावरण को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स. उन्होंने क्या किया, वो फसलें उगाना सीखी उन्होंने. डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू पशु पालने लगे. एंड लेड अ सेटल लाइफ, और एक अच्छी से सेटल लाइफ को, वो ढंग से अच्छी लाइफ को जीने लग गए. द व्हील्स वॉज इन्वेंटेड. पहियों का आविष्कार हुआ. सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड. अब ऐसा थोड़ी था कि पेड़ पर है ना फल लग रहे हैं उससे खा के रह लिया. अब वो तो अपने लिए खेती करने लग गए, और इसके अलावा वो एक्स्ट्रा फूड भी रखने लग गए कि कभी अगर मान लो कुछ ऐसा होता है तो खाना नहीं रहता है, तो अपने लिए खाने को बचा कर भी वो रख पाए. बार्टर सिस्टम इमर्ज. बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर एक वस्तु लेने के लिए हम अपनी दूसरी वस्तु देते थे, वहाँ मनी का कोई यूज नहीं किया जाता है, वो बार्टर सिस्टम वो आया. ट्रेड स्टार्टेड. व्यापार होने लगा. कॉमर्स डेवलप्ड.
अब जो है ना, जो व्यापार बढ़ने लगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति के कारण जो बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को है जो हम करने लगे। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब तो हर तरीके के रेवोल्यूशन आने लग गए, इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, तो इन सब के कारण इंसान की लाइफ क्या हो गई, बहुत ही ईजी हो गई। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। अब जो इंसान है उसको सीखना ही होगा कि भाई हम अपने पर्यावरण को उतना ही पर्यावरण से उतनी ही चीज़ें लें जिससे कि पर्यावरण को कोई हानि ना हो। लेकिन क्या हो रहा है, अभी इंसान है जो पर्यावरण से लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये चीज़ें अगर खत्म हो जाएगी तो इसके बहुत ही विपरीत प्रभाव हम इंसान को भुगतने पड़ेंगे। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. तो न्यूरी जो कि मिजोरम से आई हुई लड़की थी, वो अपनी जगह पर है ना जो लश ग्रीन सराउंडिंग्स है, हरियाली, उसके बारे में रवि से वहाँ क्लास में अपनी बात करती थी। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, तो जब उसने देखा कि जो रवि है वो अपसेट हो गया है अपने प्लेग्राउंड के खोने के कारण, न्यूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। तो न्यूरी ने उसको अपने होम स्टे आने के लिए अब छुट्टियों के अंदर इन्वाइट किया। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत ही इजी चैप्टर है, हमारे पर्यावरण के बारे में बताया हुआ है और इस पर्यावरण के साथ मानव के संबंध को बताया हुआ है। तो पर्यावरण है, इसने हमें बहुत ही अनलिमिटेड चीज़ें दी है, इससे उतना ही निकालो जितना कि हम इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, उतना ही निकालो। इससे ज़्यादा अगर हम रोएंगे तो फिर पर्यावरण हमको विपरीत प्रभाव दिखाने लग जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।